नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन गैलेक्सी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने वर्ड विचार का भाग 1 में अंतिम बिंदु था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है, जिसमें हमने मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण की अगर बात करें तो 3 प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण पांच प्रकार से होता है। दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला पढ़ेंगे हम मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। दोस्तों, मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, लघु स्वर, जिन्हें एक मात्रिक। दोस्तों, इस एक मात्रिक से हमारी परिभाषा निकल के आएगी। एक मात्रिक मूल स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, और इनकी संख्या 4 होती है। 4 होते हैं। मित्रों, इनकी संख्या 4 होती है। जैसे मैं बात करूं, लघु ई, लघु ऊ और ऋ। अगला आता है हमारा दूसरा दीर्घ स्वर, जिसको हम द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर के नाम से जानते हैं। गुरु स्वर के नाम से जानते हैं। इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या 7 होती है। अगला आता है हमारा प्लुप्त स्वर,
विलुप्त स्वर। मित्रों, विलुप्त स्वरों की संख्या 8 होती है। विलुप्त स्वरों की संख्या 8 होती है। जैसे मैं अगर बात करूं विलुप्त स्वरों की, तो ए बड़ा आ, ई दीर्घ ऊ, ए ऐ ओ औ। मित्रों, अगर मैं मूल भाषा में बात करूं, मूल भाषा या संस्कृत भाषा, तो विलुप्त स्वरों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है मित्रों? विलुप्त स्वरों की संख्या 9 होती है। मित्रों, आज हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। प्रथम बात करेंगे हम मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, पहला आता है हमारा लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। इसको हम ह्रस्व स्वर और मूल स्वर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसकी जो परिभाषा होगी वो कुछ इस प्रकार, यानी ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम बात करेंगे दीर्घ स्वर यानी द्विमात्रिक या गुरु स्वर, जिन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं। दोस्तों, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक से हमारी दीर्घ स्वर की परिभाषा निकल के आती है। देखना दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। आ दीर्घ ई उ ए ऐ ओ औ। दोस्तों, इस प्रकार अगर हम बात करें विलुप्त स्वर की, विलुप्त स्वर की संख्या 8 होती है। विलुप्त स्वर की संख्या 8 होती है। एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर का ए और द्विमात्रिक। दोस्तों, विलुप्त स्वर में एक मात्रिक का ए और द्विमात्रिक के आ दीर्घ ई दीर्घ उ ए ऐ ओ औ। अर्थात मित्रों, एक प्रश्न उठता है, ए के अलावा हम ई को विलुप्त स्वर में क्यों नहीं गिनते? ए प्लस ए बराबर आ। ध्यान करना, अगर मैं ए प्लस ए बराबर आ कहूँ तो यह हमारा हुआ लघु यानी ह्रस्व, और यह है लघु मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे या दीर्घ स्वर से भी अधिक ध्वनि को विलुप्त स्वर के अंतर्गत रखा गया है। देखते हैं दोस्तों, विलुप्त स्वर यानी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, विलुप्त स्वर कहलाते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग नाटकों के संवादों में तथा संस्कृत
भाषा में किया जाता है। जैसे मैं बात करूं ओम राम। दोस्तों अगर मैं इन्हें प्लुप्त स्वर में बात करूं तो ओम, अर्थात जैसे मैं कहूं मैया, मैं कहूं मैया। अब जी अभिग्रह के बाद जो डॉटेड लाइन, इसको हम अपूर्ण चिन्ह बोलते हैं दोस्तों। अपूर्ण चिन्ह, अपूर्ण चिन्ह, इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मात्रा या उच्चारण के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। लघु स्वर, एक मात्रिक, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, यह 4 प्रकार के होते हैं। ए, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर में एक मात्रिक स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर, इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद आता है हमारा विलुप्त स्वर, इनकी संख्या 8 होती है। ए, बड़ा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम बात करेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर दोस्तों ओष्ठ आकृति के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। मित्रों ओष्ठ आकृति के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं। ओष्ठ यानी होंठ दोस्तों, यह 2 प्रकार के वृत्ताकार और अवृत्ताकार, इसको कहते हैं हम व्रतमुखी, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। दोस्तों व्रतमुखी और अव्रतमुखी में यानी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ओंठों की स्थिति गोलाकार या वृत्ताकार बनती है, उन्हें हम व्रतमुखी या वृत्तामुखी या वृत्ताकार के नाम से जानते हैं। जैसे लघु उ, दीर्घ उ, ओ, औ। मित्रों इसमें आगत्य स्वर भी आता है। आगत्य स्वर जिसको हम विदेशी स्वर के नाम से जानते हैं। अगली बात करेंगे हम अव्रतमुखी। अ प्रत्यय लगने से नहीं,
जहाँ आ प्रत्यय लगा हो वहाँ उसका अर्थ नकारात्मक निकलता है दोस्तों। अव्रतमुखी यानी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ओंठों की स्थिति वृत्ताकार या गोलाकार नहीं बनती उन्हें हम अव्रतमुखी कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, ए, आई, ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, ए, आई। मित्रों इसमें हमारा रे स्वर भी आता है, रे स्वर भी आता है। दोस्तों ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को हमने दो भागों में विभाजित किया, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार की परिभाषा को अगर देखा जाए, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ओंठों की स्थिति गोलाकार या वृत्त के समान बनती है, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ और आगत स्वर। अगला कह रहा अवृत्ताकार। मित्रों अवृत्ताकार जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ओंठों की स्थिति वृत्त के आकार की या गोलाकार नहीं बनती अवृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे ए, आ, दीर्घ ई, लघु ई, ए, ऐ और ऋ। मित्रों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओष्ठ आकृति के आधार पर यह दो प्रकार के। अगला है मित्रों हमारा अगला प्रकार है हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर मित्रों जीभ के प्रयोग के आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों अब आप इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करना। मित्रों छोटे बच्चों में जब घर जाने की कौन घर अपने सबसे पहले पहुंचता है ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है। इस बिंदु से घर जाने की प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। एक प्रथम ने दौड़ना स्टार्ट किया और वो इस प्रतिस्पर्धा में इस पोजीशन पर आया। द्वितीय ने दौड़ना प्रारंभ किया और वह इस प्रतिस्पर्धा में दूसरे नंबर पर आया। तृतीय ने दौड़ना प्रारंभ किया और वह इस प्रतिस्पर्धा में तीसरे नंबर पर आया। इस केंद्र बिंदु से तीन लोग दौड़ना प्रारंभ करते हैं। जो सबसे पहले घर के समीप पहुंचता है उसे हम नाम देते हैं दोस्तों अग्र। उसे हम नाम देते हैं दोस्तों अग्र। जो घर के समीपतम यानी दूसरे नंबर पर आता है उसे हम नाम देते हैं दोस्तों मध्य। जो अंतिम रहता है उसे कहते हैं हम फर्स्ट।
इस आधार पर जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा, यानी अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। दोस्तों, समझने की कोशिश करो, रटन वाली विद्या नहीं रखना। दोस्तों देखना, पहला होता है हमारा अग्र स्वर, दोस्तों दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा बिंदु आता है हमारा पश्च स्वर। दोस्तों, अग्र यानी आगे, मध्य यानी बीच में और पश्च यानी अंतिम। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि मध्य स्वर कौन सा होगा या जीव के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर कौन सा होता है, तो हम मध्य वाले को हमेशा घर के बीचों बीच रखते हैं। दोस्तों, मध्य स्वर को हम बीच में रखते हैं, यानी हमारा मध्य स्वर होगा ए। हमारा मध्य स्वर होगा दोस्तों ए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अग्र स्वर की, तो इसमें हमारा लघु ई, दीर्घ ई कौन सा आता है दोस्तों? लघु ई और दीर्घ ई निकल के आता है। अगर मैं बात करूं पश्च स्वर की, तो इसमें आ और लघु ऊ, आ और लघु ऊ निकल के आते हैं। या अगर मैं बात करूं ए, आई, और अगर मैं पश्च स्वर की बात करूं, तो यहाँ दीर्घ ऊ और ओ। इसके बाद बचता है हमारा रेर। रेर अग्र स्वर में आता है, जबकि औ पश्च स्वर में आते हैं। दोस्तों, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अगर मैं बात करूं स्वर के अग्र स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग कार्य करता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, लघु ई, दीर्घ ई, ए, आई और रेर। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं मध्य स्वर की, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग कार्य करता है, मध्य स्वर कहलाते हैं। जीव का मध्य वाला भाग कार्य करता है, मध्य स्वर कहलाते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। इसका उदाहरण ए। दोस्तों, अगर मैं पश्च स्वर की बात करूं, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग कार्य करता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, आपको लगा होगा सर ने रट लिया और रटकर हमारे स्क्रीन पर लिख दिया। दोस्तों, इसको रटने वाली विद्या हमें नहीं सीखना, रटने वाली विद्या हमें नहीं सीखना। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। मित्रों, घर में छोटे वाले सदस्य को हमेशा मध्य में रखा जाता है। छोटे वाले सदस्य को हमेशा घर के मध्य में रखा जाता है। मित्रों, अब मैं बात करूं अग्र स्वर और पश्च स्वर कौन से होते हैं, तो 3 लिखकर बनने वाले स्वरों को पश्च स्वर में रखा गया है। 3 लिखकर बनने वाले स्वरों को पश्च स्वर में
रखा गया है। इसके बाद लघु ई, दीर्घ ई, ए, आई और हमारा ऋ। दोस्तों इस प्रकार अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर आते हैं। इस प्रकार हमारा जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार से इनका विभाजन किया गया। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मित्रों अब हम अगले प्रकार की बात करेंगे। अगला प्रकार है हमारा मुख के आधार पर। दोस्तों मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर अगला प्रकार है दोस्तों हमारा चौथा, मुख द्वार मुख विवर या तालु के आधार पर। दोस्तों मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर यह 4 प्रकार के होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विवृत यानी खुला। नंबर 2 है दोस्तों अर्ध विवृत। अर्ध विवृत यानी आधा खुला, आधा खुला। अगला है दोस्तों अर्ध सम्मृत। अर्ध सम्मृत यानी आधा बंद। अगला है दोस्तों सम्मृत, इसका मीन्स है बंद। अब देखना मित्रों मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर, मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर या तालु के आधार पर इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया। मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर पहला देखते हैं दोस्तों विवृत का अर्थ है खुला। अर्ध विवृत यानी आधा खुला, अर्ध सम्मृत आधा बंद, सम्मृत यानी दोस्तों बंद। दोस्तों अब मैं इसकी पारिभाषिक रूप से इसको देखूं तो विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है विवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे आ। अगला है दोस्तों अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है अर्ध विवृत कहलाते हैं। जैसे ए, जैसे ए, आई, औ। जैसे ए, आई, औ। दोस्तों अगला है हमारा अर्ध सम्मृत। अर्ध सम्मृत को अगर पारिभाषिक रूप से देखा जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है अर्ध सम्मृत कहलाते हैं। जैसे ए, ओ। अगला है दोस्तों हमारा सम्मृत।
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है समृत स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रेर। दोस्तों एक बार, मुख द्वार, मुख विवर या तालु के आधार पर इन्हें 4 प्रकार में विभाजित किया गया: विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसमृत और समृत। विव्रत का आ, अर्धविव्रत का उदाहरण ए, आई, ओ, अर्धसमृत ए, ओ और समृत छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, रेर। दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारा अगला प्रकार है हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर। हवा के मुख या हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर। दोस्तों हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं निर्नुनासिक, इसको हम कह सकते हैं निर्नुनासिक। निर्नुनासिक या मौखिक। स्वर हवा के मुख या नाक से निकलने के आधार पर या निर्नुनासिक या मौखिक के स्वर यह 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा अनुनासिक। अनुनासिक अगर मैं इस आगत स्वर पर बिंदु रखूं तो इसको कहते हैं हम चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु। दोस्तों हमारे अयोगवा व्यंजन का अनुसार इसे अनुस्वार। अगर मैं देखूं अनुसार, अनुसार का तत्सम, तत्सम और अनुनासिक को तद्भव। तद्भव अनुस्वार का तद्भव अनुनासिक। दोस्तों अनुस्वार का तद्भव अनुनासिक। मित्रों पहला है हमारा निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर या मुख से निकलने के आधार पर। निर्नुनासिक या मौखिक। दोस्तों निर्नुनासिक या मौखिक में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ए, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ओ, बड़ा ओ, इसके बाद आता है हमारा रिर, ए, आई, ओ, औ, ए,
आई और ओ, औ। दोस्तों अगला आता है हमारा अनुनासिक स्वर या नाक से निकलने के आधार पर। अनुनासिक स्वर या नाक से निकलने के आधार पर। दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से निकलती है अनुनासिक कहलाती है। दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से निकलती है अनुनासिक कहलाती है। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों ई, ऊ, दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मित्रों इस प्रकार हमने स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया। दोस्तों सभी स्वर कैसी ध्वनियां हैं मित्रों? सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियां हैं। मित्रों सभी स्वर कैसे हैं? सघोष ध्वनियां हैं। दोस्तों जाति के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं स्वर। जाति के आधार पर देखा जाए तो यह 2 प्रकार के जाति के आधार पर देखा जाए तो यह 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय दूसरा है हमारा विजातीय। मित्रों जाति के आधार पर हमने इन्हें 2 प्रकार में बांटा, सजातीय और विजातीय। सजातीय यानी समान जाति वाले, समान जाति वाले, जैसे ए, आ, ई, दीर्घ ई, ओ, दीर्घ ओ। दोस्तों विजातीय किसे कहते हैं? अन्य जाति का, अन्य जाति का। मित्रों इस प्रकार हमने स्वरों का वर्गीकरण जाना। दोस्तों अब हम कल अगले नए बिंदु के साथ मिलेंगे जिसका नाम है दोस्तों व्यंजन, जिसका नाम है दोस्तों व्यंजन। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।